Hello students, welcome to my English grammar episode. You can say it. Actually आज हम आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का एक अलग टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ, वो है वॉइस। आप लोग इससे पूर्व परिचित भी होंगे या जो छोटे बच्चे भी हैं वो अभी इसके बारे में नहीं जान रहे होंगे। तो ये जो टॉपिक है ये करीब करीब सभी क्लास के बच्चों के लिए है, खासकर क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लास 5 से 4 के बच्चे भी सीख सकते हैं अगर टेंस को अच्छी तरह से वो देख लिए हैं। टेंस वाला हमारा जो वीडियो है उसको अच्छी तरह से वो जब देख लिए हैं तो उसके आगे वो सीख सकते हैं। तो क्लास 4 के बच्चे भी इसको सीख सकते हैं और 5, 6, 7, 8 को तो जानना ही है, उनके सिलेबस में है। आइए बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर इसके पहले वाले एपिसोड में, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी दी थी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और उसके बाद आता है एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव का भी मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन उस वीडियो को मैं बाद में लोड दूंगा, बाद में उसको आपके बीच डालूंगा एडजेक्टिव का। इससे पहले मेरी इच्छा हुई कि आप लोगों को टेंस हम पढ़ाए थे, तो टेंस से जुड़ा हुआ ये एक टॉपिक था जो हमको पढ़ाना चाहिए था। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि एडजेक्टिव के पहले आप लोगों को वाच्य के बारे में कुछ जानकारी दें जो आपके डायरेक्ट सिलेबस से रिलेटेड है। एडजेक्टिव भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है, बट ये डायरेक्ट है और थोड़ा सा आप लोग को मन भी लगेगा और ये जनरल सभी क्लास के बच्चों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आइए, आप देख रहे हैं मैं लिख दिया है सब्जेक्ट आज इंग्लिश ग्रामर, टॉपिक है हमारा वॉइस। व्हाट इज वॉइस? जब हम बात करते हैं वॉइस, तो वॉइस क्या है? वॉइस किसे कहते हैं? वॉइस को हिंदी में वाच्य कहा जाता है बच्चों। हिंदी व्याकरण में इसे वाच्य की संज्ञा दी गई है और वाच्य 2 प्रकार का है, कर्तृवाच्य, कर्मणी वाच्य, वो आप हिंदी में भी जानेंगे। मैं अभी आपको इंग्लिश की बात कर रहा हूं। तो आइए, वॉइस के बारे में मैंने लिखा है व्हाट इज वॉइस। मैं लिखा है इट इज द मेथड बाय विच वी चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब। यह एक तरीका है, वॉइस है कुछ नहीं, यह एक तरीका है जिसके सहारे हम वर्ब के फॉर्म्स को चेंज करते हैं। अब बच्चों, जब वर्ब के फॉर्म्स को जैसे ही चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस का प्रारूप भी चेंज हो जाएगा। ये तो आप लोग समझते होंगे, या नहीं भी समझ रहे हैं तो जानिए। हम यदि वर्ब को चेंज करेंगे, वर्ब के फॉर्म को चेंज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस का स्वरूप में भी परिवर्तन आएगा, लेकिन आपका वर्ब के मीनिंग में कोई अंतर नहीं आएगा। वर्ब के फॉर्म्स को चेंज करने के बाद उसके मीनिंग में कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसा मत सोच लीजिए कि उसका मीनिंग बदल जाएगा, नहीं, वर्ब का जो मीनिंग है वही रहेगा, लेकिन सेंटेंस का प्रारूप चेंज होगा। आइए, इस पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। तो वर्ब के बारे में हम वॉइस के बारे में हम जानेंगे। कोई पूछ सकता है व्हाट इज वॉइस, तो यू कैन से दैट इट इज द मेथड बाय विच वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इट इज ओनली द मेथड, मीन्स आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ब, वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि ये हमारा टॉपिक है ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशन, उसी का एक भाग भी है। तो ये वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं इसके बारे में जानेंगे। लेकिन अब हिंदी की बात आती है तो हिंदी में हम बोलते हैं वॉइस को वाच्य, और वाच्य 2 प्रकार का, कर्तृवाच्य और कर्मणी वाच्य। उसी प्रकार से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के 2 प्रकार हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम लोग हिंदी में वही कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि क्रियाशील वाच्य, इसको हम लोग एक्टिव वॉइस को क्रियाशील वाच्य का हिंदी रूपांतरण करके बोल दें तो एक्टिव वॉइस का मतलब क्रियाशील वाच्य। तो क्या क्रियाशील? क्रियाशील का मतलब सेंटेंस का कर्ता इसमें क्रियाशील है, ठीक है। तो ये क्रियाशील वाच्य हो गया। पैसिव फॉर्म की बात यदि करें तो ये इसको हम लोग कर्मणी वाच्य कहते हैं, यानी कि इसमें कर्ता निष्क्रिय है। इसमें कर्ता निष्क्रिय है तो क्या सक्रिय है? इसमें कर्म सक्रिय है, इसीलिए इसका नाम पड़ा कर्मणी वाच्य। ठीक है बच्चों, तो आप देखें एक्टिव एंड पैसिव, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइसेस, देयर आर 2 टाइप ऑफ वॉइस,
एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एंड हाउ वी चेंज, कैसे हम लोग चेंज करेंगे फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, इसके मेथड को, इसके रूल्स को हम लोग जानेंगे। बच्चों आपके स्तर को, चूंकि टेंस हम पढ़ा चुके हैं, तो मेरी इच्छा है कि हम टेंस के आधार पर आपको एक्टिव टू पैसिव अभी बताएं, लेकिन ये टेंस तक ही सीमित नहीं है बच्चों। हम लोग सोच रहे हैं कि टेंस पर आधारित जो नियम है, कुछ रूल्स है, उसको जान लिए, बस हमारा एक्टिव टू पैसिव फिनिश्ड हो गया, तो ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि टेंस से परे भी आपको वॉइस मिलेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस का भी वॉइस बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी वॉइस बनता है, जितना काइंड्स ऑफ सेंटेंस सबका बनेगा, उसमें कुछ अलग इसके नियम जो अभी बताएंगे, ये तो टेंस पर आधारित नियम बताएंगे, इस पर तो बनेगा ही, टेंस पर आधारित जो वाक्य है वो बनेगा। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं, ओमिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट लाएं कैसे, वो सब भी आपको मिलेगा रास्ते में, जो कि हम लोग जानेंगे। लेकिन उसके जानने से पहले जो हमारा बेसिक है वॉइस का, वो हम लोग जरूर जान लें। आइए बच्चों देखते हैं। अब जैसे देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। अब एक एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे। हम यदि बोलते हैं कि ही टीचेज मी इंग्लिश, एक सिंपल वाक्य मैंने दिया है, ही टीचेज मी इंग्लिश। बच्चों आप लोग इस सेंटेंस को देखकर पहचान गए होंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है, यानी ये किस टेंस का है। ही टीचेस का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यहां हो रहा है, और ये जो फॉर्म है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो ये वाक्य निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। अब आइए इसको यदि हम बना दें, तो हम एक सेंटेंस का उदाहरण देकर भी समझा रहे हैं, फिर हम रूल्स देंगे, नियम देंगे कैसे बना। अगर इसका पैसिव बनाना हो, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, एक्टिव वॉइस के रूप में है। इसका पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना है, पैसिव में चेंज करना है, तो हम लिखेंगे ही टीचेज मी इंग्लिश, तो लिखेंगे इंग्लिश या आई, दोनों से बन जाएगा, आई एम टाउट इंग्लिश बाय हिम, आई एम टाउट इंग्लिश बाय हिम, आई एम टाउट इंग्लिश बाय हिम। आपने देखा यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहां ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो अब यहां पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने मी को उठाया, और यहां पर देख रहे मी का यहां स्वरूप इसका बदल गया है। मैंने कहा था बच्चों कि ये वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन, तो वर्ब तो बदलेगा, अपना रूप बदलेगा, इसके साथ साथ सेंटेंस भी, सेंटेंस का प्रारूप बदलेगा, लेकिन वर्ब का अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, वर्ब के मीनिंग में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम लोग इसका क्या किए कि मी का यहाँ आई लाए, और इसके बाद एम लगाए, आई के साथ एम लगता है, और फिर टीच टाउट, टाउट वर्ब का तीसरा रूप। आप देखिए हम लोग वर्ब का रूप चेंज किए, वर्ब था टीच, ये वर्ब का पहला रूप में था, हम लोग इसको तीसरे रूप में ला दिए, वर्ब का यहाँ चेंजिंग हुआ ना। तो आई एम टाउट, आई एम टाउट मैं पढ़ाया जाता हूं क्या, इंग्लिश बाय हिम, उनके द्वारा। अब देखिए आप, सिंपल सा बात है, हिंदी में आइए, अब हिंदी में जरा समझिए। वह अंग्रेजी, वह ही टीचर्स मी इंग्लिश, इसका मतलब था वह मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, वे मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं, वह, है ना। तो ऐसा वह मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, तो यहां पर जो बनाया मैंने, आई एम टाउट, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, आई एम टाउट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाया जाता हूं बाय हिम, उनके द्वारा। अब देखिए हिंदी से ही आपको समझ में आएगा कि वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है और मैं उनके द्वारा अंग्रेजी पढ़ा जाता हूं, यानी मैं, आई एम टाउट, मुझे पढ़ाया जाता है इंग्लिश बाय हिम, उनके द्वारा। तो इसमें आपने देखा, इस वाक्य में जो मैंने कहा है एक्टिव वॉइस, कर्तृवाच्य यानी क्रियाशील वाच्य, यानी कर्ता इसमें सक्रिय है। तो देखिए ही इसमें कर्ता सक्रिय है, ही टीचेज मी, अब क्या है पढ़ाने, ही टीचेज मी इंग्लिश, वह मुझे पढ़ाता है। तो ही टीचर, मान लीजिए अभी इंग्लिश को छोड़िए, ही टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाता है, तो पढ़ाने का कार्य यानी क्रिया कौन कर रहा है, वह, यानी ही, यानी सब्जेक्ट, तो इसलिए कर्तरीवाच हो गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर मी का आई, यहां पर देख रहे हैं, मैं पढ़ाया जाता हूं, है ना, मैं पढ़ाया जाता हूं, या आई एम टाउट इंग्लिश
मैं इंग्लिश पढ़ाया जाता हूं बाय हिम, उनके द्वारा। तो यहाँ पर मैं पढ़ाया जाता हूं, यहाँ क्रियाशील कौन पढ़ा रहा है, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो यानी कि यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट का स्थान ले लिया, इसका रूप भी चेंज हो गया। तो देखिए सेंटेंस के प्रारूप में चेंजिंग आया ना। तो यहाँ पर मी का आई हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट का रूप ले लिया और इसका जो रूल्स है रूल्स का आधार पर ये बनाया गया। तो आप देखिए इसमें कर्ता की प्रधानता है और इसमें कर्म, मी का आई हो गया तो इसलिए कर्म की प्रधानता है। इसमें कर्म की प्रधानता इसलिए कि बाय हिम, उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? बाय हिम। अच्छा, पढ़ाने क्रिया में तो कोई अंतर नहीं आया, क्रिया तो वही पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना होता है। तो इसमें भी टीच मीन्स पढ़ा, यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है, यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर क्या रहा है कि उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, मुझे पढ़ाया जा रहा है, इस तरह की वाक्य है। तो आप वॉइस को दो तरह से ले सकते हैं। एक तो ये है कि हमको ग्रामर के दृष्टिकोण से चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉइस जो चेंज करना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा स्पोकन वगैरह में या बोलने के क्रम में भी इसका अगर आप स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फिट है तो आप इसको पैसिव फॉर्म में फटाफट बोल सकते हैं। अब इसे देखिए, इसी में अब मान लीजिए मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले कहा था कि कहीं कहीं ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल सही। जैसे मैंने कहा सब्जियां बेची जाती हैं, हिंदी में देखिए सब्जियां बेची जाती हैं, तो हम बोलते हैं वेजिटेबल्स आर सोल्ड, सब्जियां बेची जाती हैं, वेजिटेबल्स आर सोल्ड। तो यहां पर सब्जियां बेची जाती हैं, यहां पर कुछ समझ में आ रहा है? यहां पर सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, सब्जियां बेची जाती हैं, यहां पर कौन है? सब्जियां। तो यहां ऑब्जेक्ट ही यहां सब्जेक्ट का रूप ले लिया, यानी ये कर्मणी वाक्य हो गया, यानी पैसिव फॉर्म हो गया, सब्जियां बेची जाती हैं। और यदि ये कहता यहां सब्जेक्ट होता, मैं सब्जी बेचता हूं, मैं सब्जी बेचता हूं, तब तो आई सेल वेजिटेबल, तब तो मैं यहां पर कर्ता आ जाता है, तो ये कर्ता का प्रधानता होता, तब ये कर्तृवाच्य हो जाता। लेकिन सब्जियां बेची जाती हैं तो यहाँ ये कर्मणी वाच्य, चूंकि कर्म की प्रधानता आ रही है, यहाँ पर सब्जियां है ना, सब्जियां यहाँ पर है तो कर्म, लेकिन वो कर्ता का रूप यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? वेजिटेबल्स आर सोल्ड। तो जो हम बताना चाह रहे हैं शायद आप लोग समझ ही रहे होंगे, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन अब जब हम रूल्स दे देंगे तो रूल्स के आधार पर आप लोग फटाफट इसको चेंज कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब था कि रूल्स देने के बाद तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कर ही लेंगे, आप उसको चेंज कर ही लेंगे फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, और परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों का ग्रामर भी कंप्लीट होगा और अंक भी आप अच्छा लाएंगे, नो डाउट। लेकिन इसको अपने व्यवहारिक जीवन में लाने के लिए आप इसका हिंदी में करके आप इसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो आपका क्या होगा कि स्पोकन वाला भाग या कुछ आप पैसिव फॉर्म में, अधिकांशतः जो कुछ भी आप लिखते हैं वो पैसिव फॉर्म में ज्यादातर लिखा जाता है, तो पैसिव फॉर्म स्ट्रांग होगा तो आपका लैंग्वेज भी सुदृढ़ होगा। ठीक है बच्चों, आइए हम आप आते हैं, आपको पहले हम कुछ रूल्स देते हैं। आइए देखिए बच्चों, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं आप लोग एक एक करके नोट करेंगे। सबसे पहले हम आपको टेंस पर आधारित वॉइस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ये पहला होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसका जो रूल होता है वो एक्टिव फॉर्म, जितना भी टेंसेस है, टेंस जितना भी उसका रूल जितना भी सब एक्टिव फॉर्म का रूल है। तो हम देखिए हमारा अपना एक मेथड है, कोई ग्रामेटिकली कोई ग्रामर का कोई मेथड नहीं, मैं अपने विचार अपने तरीके से बताना चाह रहा हूं, आप इसको फॉलो करें। प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक्टिव फॉर्म यदि होगा, एक्टिव फॉर्म, तो उसमें होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया इसका। अगर इसी का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य, इसका पैसिव फॉर्म का यदि रूल है, ये पैसिव फॉर्म, इसका क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम आर प्लस वर्ब का तीसरा रूप, प्लस यदि आगे और भी सेंटेंस है तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो भी हो आप दे सकते हैं, डैश डैश मैंने दे दिया। ठीक है, तो
आपने देखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव फॉर्म हो गया, और इसी का पैसिव फॉर्म हो गया ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय। आगे आप देखेंगे, अब उदाहरण देंगे तो आप देखेंगे कुछ वाक्य। अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल सी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है। सी राइट्स ए लेटर, आप देखिए ये एक्टिव फॉर्म है, ये क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म हो गया। क्यों बोल दिए कि एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। और इसका अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म का बनेगा कैसे, पैसिव फॉर्म, तो इसका ये रूल दिया हुआ, ये रूल। ठीक बच्चों, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसमें देखिए पहले ऑब्जेक्ट क्या है, सी तो हो गया सब्जेक्ट, राइट्स हो गया वर्ब, और ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप ए लेटर को ले ले, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर आप पहले सबसे पहले क्या करना, ऑब्जेक्ट को लाना यहां, तो ऑब्जेक्ट क्या, ए लेटर, ए लेटर, ठीक है। इसके बाद करा इज एम आर। अब बताइए यहाँ ए लेटर, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट का स्थान ले लिया, तो ए लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसमें इज और इज एम आर ये तीनों में से क्या सूट करेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। तो ए लेटर इज हो गया, ये तीन में से चुनकर मैंने लिख दिया। इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब क्या है इसमें, तो राइट है, राइट का तीसरा रूप क्या होता है, राइट, रोट, रिटन। तो आप लिख दीजिए ए लेटर इज रिटन। उसके बाद बाय है तो बाय, उसके बाद क्या है, सी है, तो सी के लिए ऑब्जेक्ट, सी जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलेगा ऑब्जेक्ट में, तो सी का क्या रहता है, हर। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे हर। तो यहां पर बाय प्लस क्या है लिख देंगे, यहां पर इसलिए ऑब्जेक्ट प्लस यहां सब्जेक्ट हम एक सांकेतिक लिख देते हैं। ये सांकेतिक है कि जो सब्जेक्ट था वो यहां इस स्थान पर आएगा, यानी सब्जेक्ट किस रूप में बदल जाएगा। देख लीजिए यहां पर क्या हुआ, ये सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा वहां। तो यहां पर सी राइट्स ए लेटर, तो क्या होगा, ए लेटर इज रिटन बाय हर, सी के लिए हर। ठीक बच्चों, इस प्रकार और भी कई वाक्य आपको मिलेंगे जिसको कि आपको बनाना चाहिए। आइए एक दो उदाहरण और हम आपको देते हैं। दूसरे उदाहरण में आप ले सकते हैं, माई टीचर TACHER, माई टीचर टीचेज इंग्लिश, या हाँ ठीक है केवल इंग्लिश दीजिए, माई टीचर टीचेज इंग्लिश। अब देखिए माई टीचर या सब्जेक्ट हो गया, टीचेज ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये आप देख रहे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव फॉर्म है, किसका एक्टिव फॉर्म है, तो प्रेजेंटिंग डिफिनिट टेंस का। ये प्रेजेंटिंग डिफिनिट टेंस का हम रूल लिखा है, ये एक्टिव फॉर्म। इसका पैसिव में चेंज करना है, आप क्या करेंगे पैसिव में, अब इसका ऑब्जेक्ट उठाकर लाइए, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख दीजिए, इसका कोई चेंजिंग तो नहीं होगा, इसका स्वरूप नहीं बदलेगा। इंग्लिश के बाद इज एम आर में से इज लगेगा, इंग्लिश के साथ इज लगेगा। वर्ब का तीसरा रूप, इसके बाद यहां देखिए वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब क्या है, टीच है, टीचेज है यहाँ, तो वर्ब का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, टीच टाउट, टाउट यहां पर लीजिए टाउट, TAUGST। इसके बाद क्या देखिए वर्ब का तीसरा रूप हो गया बाय है, तो बाय दे देते हैं, और इसके बाद फिर जो इसका सब्जेक्ट क्या है, माई टीचर है, तो माई टीचर ही बाय माई टीचर, थर्ड पर्सन में यहां चेंजिंग नहीं होगा। क्या देखा आपने, माई टीचर टीचेज इंग्लिश, तो इंग्लिश इज टाउट बाय माई टीचर, ये पैसिव फॉर्म हो गया। तो ये आप दो उदाहरण मैंने दिया, और भी कई उदाहरण हैं जिसको कि आप लोग बनाएंगे। मेरा उद्देश्य था केवल आपको स्ट्रक्चर देना और समझाना। अब इस पर आधारित बहुत सारे पैसिव फॉर्म का आपको देंगे, MCQ में भी देंगे, और अलग से आपके पास दी ग्रामर की किताब हो तो आप निश्चित रूप से निकाल करके बनाएं, और हम एक्सरसाइज भी आपको प्रोवाइड करेंगे, उसको बनाएं। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। आइए अब हम चलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट, दूसरा, पहले टेंस पर तब फिर विदाउट टेंस वाला भी बताएंगे। दूसरा नंबर प्रेजेंट इम्परफेक्ट।
इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहा जाता है। इसके लिए जो एक्टिव रूल है, अब इसमें हम लोग का चेंजिंग होगा। देखिए हम क्या चेंज करते हैं। इसका एक्टिव रूल हो जाता है, आप लोग जानते हैं, बताइए, टेंस पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, है ना, वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप लोग पढ़े हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल, जो ट्रांसलेशन जो हम बताए थे, ट्रांसलेट करने का जो नियम, वही रूल है। तो ये एक्टिव फॉर्म में ये किस तरह रहेगा, एक्टिव फॉर्म में इस तरह रहेगा, इस रूप में। ये एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है, किसका, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो बोलिए आप। इसका एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है ना, ही इज डूइंग। इस तरह से और भी, जैसे अभी एक उदाहरण में दिया था सीता के बारे में, चाहे वह जो भी दिए थे, वह लिख रही है, तो वह एक पत्र लिख रही है, वह एक पत्र लिखती है, उसमें दिया था मैंने, इसमें दिया वह एक पत्र लिख रही है, सी इज राइटिंग अ लेटर। तो सी इज राइटिंग अ लेटर, तो ये तो सी इज राइटिंग अ लेटर, ये हो गया आपका एक्टिव फॉर्म। अब इसका पैसिव चेंज करना है, तो इसके लिए नियम, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट तो रह जाएगा इज एम आर, और इसमें एक चीज जोड़ दीजिए, सब चीज वही रहेगा। लीजिए, इसमें क्या जोड़ेंगे, इज एम आर प्लस बीइंग, इसमें एक वर्ड जुड़ जाएगा, इसमें बीइंग, और तब हो जाएगा वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है, और प्लस बाय, और वही रह गया सब। देखिए आप लिख भी सकते हैं अपने नोटबुक में, आप नोट कीजिए। इसमें एक्टिव फॉर्म क्या हो गया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव फॉर्म का जो होगा ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा वहां, ठीक है। तो ये आपने देखा, ये पैसिव फॉर्म। अब देखिए एग्जांपल लीजिए इसका। अब जैसे वो दिए सी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही है, सी इज राइटिंग अ लेटर। अब इसमें देखिए सी हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग हो गया वर्ब, और लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं। अब इसका आपको पैसिव में करना थी, तो समझ गए कि ये जो दिया हुआ स्ट्रक्चर वो एक्टिव फॉर्म में है, ये एक्टिव फॉर्म में समझिए। इसका पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है। किसका एक्टिव फॉर्म है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। और इसका पैसिव जब चेंज करेंगे तो उसके नियमानुसार, पैसिव में ये नियम है, पैसिव फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है ये है, इसके नियमानुसार क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को लाइए। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहाँ है ऑब्जेक्ट, अ लेटर यहां पर लाया मैंने। इसके बाद क्या है, इज एम आर, तो इज लेटर के साथ तो इज ही रहेगा, इज। इसके बाद क्या है, बीइंग लग रहा है, तो बीइंग लगा दीजिए, लेटर इज बीइंग। इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब क्या है इसमें, आप देख रहे हैं राइटिंग है, राइट है, राइट रोट रिटन, तीसरा रूप हो जाएगा रिटन, लेटर इज बीइंग रिटन बाय, किसके द्वारा, सी का हो जाता है यहाँ। तो इसका क्या हो गया, देख लिए, सी इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, a letter is being written by her। तो इस तरह से आप इसका पैसिव बनाएं। दूसरा और भी वाक्य ले सकते हैं आप। सी इज प्लकिंग ए फ्लावर, वह एक फूल तोड़ रही है, तो फ्लावर इज बीइंग प्लक्ड बाय हर, ठीक है। जैसे दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, वे लोग एक गाना गा रहे हैं, ए सॉन्ग, तब क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट, उसको लाइए यहाँ। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग ये है वहां पर, ए सॉन्ग इज बीइंग सung बाय, देख रही देन। अब एक चार्ट बना देंगे किसका, जो कन्वर्सन जो बदलता है, चेंज होता है ऑब्जेक्ट, किस तरह से ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है,
उसका चार्ट बना देंगे तो आपको और सब आसानी से कर लेंगे आप लोग। इस तरह से और भी कई वाक्य आप लोग कर सकते हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया। तो इस प्रकार ये हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। अब आते हैं हम लोग टेंस पर ही आधारित अब प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्टिव फॉर्म प्रेजेंट पर याद कीजिए, आप लोग टेंस में बताया था मैंने, बनाने का नियम जो रूल दिया था, ट्रांसलेशन बनाने का जो बताया था मैंने, उसमें था ना, उसमें क्या रूल था, वही एक्टिव फॉर्म हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, इसका हो जाएगा देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाता है हैव या हैज प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया एक्टिव फॉर्म। अब इसका हम पैसिव फॉर्म में इसका जो रूल देखेंगे तो क्या होगा, आइए इसको भी देखते हैं। पैसिव फॉर्म का रूल, पैसिव फॉर्म में वही ऑब्जेक्ट भी यहां आ जाएगा। फिर इसके साथ क्या होगा, देखिए ऑब्जेक्ट के बाद इसमें हैव और हैज, तो इसमें भी हैव और हैज रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा। इसमें हैव या हैज, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप इसमें एक नया चीज जोड़ दीजिए, बिन, BEEN, बिन, ठीक है। वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय और प्लस, तब वो जो सब्जेक्ट यहां पर बन जाएगा, या तो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा, यहां ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा, ठीक ना। आइए एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। आई हैव डन दिस वर्क, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आई हैव डन दिस वर्क, आप लोग देख रहे हैं। ये आई हैव या सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, और दिस ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा रूप है, सब्जेक्ट प्लस हैव हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका है, आप देख सकते हैं इसका एक्टिव फॉर्म में इसका नियम क्या है, या है वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव फॉर्म है, पहचान गए। अब इसका पैसिव में चेंज करना है, पैसिव में चेंज इनटू पैसिव दिया रहेगा एक्टिव, और कहेगा चेंज इनटू पैसिव। तो पैसिव में आप चेंज करें तो पहले सबसे पहले आप क्या लाए, देखिए पैसिव फॉर्म क्या है, ये है पैसिव फॉर्म, ऑब्जेक्ट को लाए, ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, इसके बाद क्या हो जाएगा, दिस वर्क के लिए हैज आ जाएगा, दिस वर्क हैज। उसके बाद देखिए हैव हैज में से हैज ले लिए, फिर बिन देना है, बिन, दिस वर्क हैज बीन। वर्ब का तीसरा रूप ऑलरेडी इसमें है ही, इसमें तीसरा रूप ही होगा। दिस वर्क हैज बीन डन बाय, आई का चेंज होकर क्या होता है, ऑब्जेक्ट मी, आई का ऑब्जेक्ट मी, तो आई का यहां पर हम लोग मी कर दिए। तो दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी, ये आपको याद रखना, आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है। ये आप लोग को याद रखना होगा, चार्ट भी बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो आप एक्टिव और पैसिव का ये दोनों फॉर्म को याद रखिए, दोनों जो एक्टिव फॉर्म पैसिव फॉर्म का जो रूल है उसको निश्चित रूप से याद रखिए बच्चों। इस प्रकार आप देख लिए। दूसरा तीसरा वाक्य और भी ले सकते हैं, जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो माई वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। अब देखिए ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब एक चीज और, अगर ट्रांसलेशन में आ जाए इसी तरह का, अब जैसे मैंने बताया था प्रेजेंट में सब्जियां बेची जाती हैं, तो वेजिटेबल्स आर सोल्ड, और सब्जियां बेची जा रही हैं, रही है इम्परफेक्ट में, तो वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड, देखिए उस पर भी आ रहा है। और सब्जियां बेची गई, सब्जियां बेची गई हैं, सब्जियां बेची गई हैं, वेजिटेबल्स हैव बीन सोल्ड। वो भी देखिए ट्रांसलेशन वाला जो बता रहे हैं, ट्रांसलेशन का तो तरीका है, तो ट्रांसलेट करने वाला तरीका में भी आ रहा है, और इधर हम लोग को ग्रामर में जो चेंज करने के लिए आता है उसमें भी। तो ये दोनों को एक साथ यदि आप समझते हैं
तो आप वॉइस पर अच्छा पकड़ आपकी हो जाएगी। तो चलिए, तो आपने देखा एक्टिव। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात, इसके बाद चौथा नंबर आता है। ये तो आपने देखा तीसरा नंबर था प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे हम। चौथा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखिए बहुत सारा ग्रामर इसमें हम लोग देखते हैं। बहुत सारा ग्रामर बोलता है कि नो पैसिव, स्पष्ट लिख देता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई पैसिव नहीं बन सकता है। लेकिन कुछ किताबों का कहना है, और पुराना नेस्फील्ड किताब में भी आप देखेंगे तो उनका भी कहना है कि नो पैसिव लिखना गलत है। आप नो पैसिव नहीं लिखिए। ये बात सत्य है कि इसका व्यवहारिक जीवन में ज्यादा उपयोग नहीं होने के कारण इसका ओमिशन किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। लेकिन मूलतः इसका अगर ये कहे कि नो पैसिव, बहुत लोग लिखते हैं और लिखा भी जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। नो पैसिव, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बोल देता है नो पैसिव, लेकिन नहीं, उसका भी पैसिव बना सकते हैं, लेकिन इसका व्यवहारिक जीवन में ज्यादा उपयोग नहीं है। यूज नहीं तो बहुत सारे ग्रामर की किताब में आपको लिखा जाएगा नो पैसिव, या इसको नहीं मानता है। बोलता है कि प्रेजेंट में 3 का ही पैसिव फॉर्म होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, बस 3। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होगा। लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो उसको भी हम लोग बनाएंगे। चलिए, इसको ज्यादा विवादित अभी नहीं करेंगे। हम आपको अगले एपिसोड में यानी अगले वीडियो में इसकी भी डिटेल्स देंगे, आपको कुछ प्रमाण भी देंगे। तब तक आप ये 3 जो मैंने बताया, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, इस पर आधारित एक्टिव टू पैसिव आप निश्चित रूप से बनाएं बच्चों। घर पर बनाएं और बना करके कॉपी अपने नोटबुक में नोट करके और उसको फोटो खींचकर आप निश्चित रूप से भेजें, ताकि हम उसको चेक करेंगे। और फिर हम अगले वीडियो में हम इसका चौथा भी बताएंगे और आगे भी बताएंगे। ठीक है? ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग घर पर सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और मन लगा कर पढ़ाई करें। थैंक यू।